हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। आज अपने पार्ट नंबर 16 इसका करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखो बच्चों, अपने क्या था प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने टॉपिक पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर होती है, उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है अगर उसको अपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो। ठीक है, तो अब आज देखो जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब वहां पर तो एक कंडक्टर आपने रख रखा था या एक वायर रख रखी थी एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे एक वायर पर कितना फोर्स लगता है वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी आपने निकाला था। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए आज से। ठीक है, कई कई बार प्रीवियस ईयर 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो भी 4 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये टॉपिक एक तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो है क्या टॉपिक में, आपको क्या करना है कि दो वायर्स लेनी है, दोनों करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। ठीक है, तो जब दोनों करंट कैरिंग वायर्स है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर अगर अपने दूसरी वायर ले आते हैं जिसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। ठीक है, तो एक वायर दूसरे पर और दूसरी वायर पहली वायर पर फोर्स, दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। उस फोर्स की वैल्यू अपने को यहां पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो फोर्स अपने निकालेंगे भी कितना लगता है कि दो करंट कैरिंग वायर्स को अगर एक दूसरे के नजदीक रखें तो क्या है उस पर फोर्स कितना लगता है, वो अपने को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो अपने पास दो वायर्स हैं पी क्यू और आर एस। ठीक है, अब एक कंडीशन तो इसमें ये है कि आपके पास दोनों वायर्स हैं, इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2। समझ आई इतनी बात? अब सबसे पहले क्या हुआ कि इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, आपके सामने एक बुक का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपकी बुक का पेज, तो उसमें डायग्राम दिया हुआ है बुक में। मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ और ना ही ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो इंट्रोडक्शन के लिए ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया कि दो वायर्स ले ली, पी क्यू आर एस आपको दिखा रखी है दोनों कंडीशन में। एक कंडीशन में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो किया और एक में अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो दूसरा डायग्राम है ना, उसमें आप देखो दोनों में सेम दिखा रखा है लेकिन एक करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा यहां पर। समझ आई बात? तो अब क्या है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मतलब कि वहां पर उन पर फोर्स लगता है एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स, मतलब सेम करंट फ्लो करवाने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर अपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वैसे एक बैटरी को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, तो इसमें क्या है, अब जब करंट फ्लो होगा तो वो देखो कैसे। तो अब वो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो आपको अभी मैंने दिखाया था और उसके रिजल्ट थे। अब उसको थियोरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें अपने यहाँ पर डिस्कस करनी है सब बच्चों। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज है यहाँ पर कि दो वायर्स हैं, ये बस ये तो क्या है, सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन और ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट। कोई भी कंडीशन आप एक ले लो, इसमें से कोई एक कंडीशन ले लो जो आपको अच्छी लगे। आपकी बुक में ये कंडीशन ले रखी है, ठीक है, कि ये वायर्स हैं I1 I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और PQRS है। तो अब इस वायर के करंट के कारण इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 एज्यूम कर रखी है आपने। और इस वायर का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वैल्यू अपने B2 एज्यूम कर रखी है यहां पर। समझ आई बात? तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब दूसरी वायर को इसके पास लाएंगे, यानी इसके एरिया में लाएंगे, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगा। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन देखनी है तो इस वायर के कारण इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब आप ये चीज देखो, अपने क्या करते हैं कि इस वायर पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट एल ले लेते हैं। अब जो आपकी बुक है उसमें ये एलिमेंट डेल्टा एल लिया हुआ है और इस पर जो फोर्स लगेगा वो डेल्टा एफ लिया हुआ है। तो डेल्टा वाले चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता,
आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो एल और एफ लेके, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट अपने स्मॉल एल ले लिया यहां पर, इसका एक पॉइंट पी है, इस पर अपने इस वायर के कारण इस वायर के पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर के लिए अपने राइट हैंड रूल यूज करते हैं। कैसे कि आपको क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में की जो करंट की डायरेक्शन है उसकी तरफ थंब रखना है, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, फिंगर्स को रोटेट करने पर वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब इस पॉइंट पर आपकी फिंगर्स कहां जा रही हैं, ये वायर है, इस वायर में I1 करंट है, तो I1 की डायरेक्शन रखने पर इस P पॉइंट पर फिंगर्स आपकी इनवर्ड जा रही हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इनवर्ड को शो करने के लिए मैंने ऐसे टेढ़ा करके B1 यहां पर लिख रखा है और यहां पर लिख दिया इनवर्ड। समझ आई बात। ये फर्स्ट वायर के कारण सेकंड के P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसी प्रकार अगर इस वायर पर मैं इधर ले लूं, यहां पर एक पॉइंट Q लेते हैं अपने, इस Q पॉइंट पर, अब ये भी तो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इस पर, या मैग्नेटिक फोर्स। तो अब इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो देखो, आप ऐसे रखो, अब फिंगर्स को रोटेट करो, तो आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे जब रखोगे तो फिंगर्स रोटेट होके यहां इस पॉइंट पर अपवर्ड आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, तो जो इस पॉइंट पर B2, इस वायर के कारण इस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B2 है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जब करंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, तो इनवर्ड ही होगी दोनों के लिए। ये तो इनवर्ड आप समझ चुके हो, ये वाली भी क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो ये क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड के रूल आने चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब दोनों वायर्स एक दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगाएंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा उस पर, उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। और एक चीज यहां पे ये है कि जितना मैग्नेटिक फोर्स ये इस पे लगाएगी उतना ही ये इस पे लगाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस वायर के कारण इस पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 लग रहा है, इस B1 की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले देखो इसको समझ लो, थ्योरी क्या है, लेट वी हैव टू करंट कैरिंग वायर्स PQ एंड RS, करंट I1 एंड I2 इज फ्लोइंग रिस्पेक्टिवली, दोनों में I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, देन बोथ द वायर्स विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2, देन दोनों वायर्स B1 और B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट ए डिस्टेंस स्मॉल d एट ए पॉइंट P सिचुएटेड ऑन सेकंड वायर, यानी कि फर्स्ट वायर के कारण इस सेकंड वायर पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास B1 है, और इस B1 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी, म्यू डॉट I अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि अपने को टोटल वायर की लेंथ नहीं पता है, तो इस कारण अपने क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हैं। अब ये देखो, इस वायर के कारण यहां P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड आ रहा है, तो ये इनवर्ड को शो कर रहा है और ये आउटवर्ड को शो कर रहा है। ये फर्स्ट वायर PQ जो मैंने रेड से लिखा है, तो ये रेड वाला सिंबल ही लगाया, यानी फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड, और RS को ब्लैक में लिखा है, तो ब्लैक के कारण यहां पर ये ब्लैक लिखा हुआ है। समझ आई बात, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस वायर पर फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगा, देन फोर्स ऑन सेकंड वायर यानी जो RS है ड्यू टू फर्स्ट वायर, यानी फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर जो फोर्स लगेगा उसको अपने लिखते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है I L क्रॉस B ये फोर्स लगेगा, लेकिन कौन सा, कैसा, I1 I2 B1 B2 कौन सा लेना है यहां पर, तो वो अपने को समझना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले यहां पर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फर्स्ट वायर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर करंट तो लेंगे अपने फर्स्ट वायर का। अब F21 है वो इस वायर पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर जो फोर्स लग रहा है। अब सबसे पहले तो इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो अपने, फिर इस डायरेक्शन को यहां पे शो कर देंगे भी डायरेक्शन कौन सी आ रही है,
तो डायरेक्शन को किससे निकालोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लो, ठीक है, या फिर आप राइट हैंड पाम रूल ले लो, या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल ले लो। तो एल क्रॉस बी, एल एल की डायरेक्शन अपने करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो एल मैं इसको मानता हूं रेड कलर वाले को, तो ये रेड कलर वाले की डायरेक्शन एल की डायरेक्शन ये है। अब बी इसमें इनवर्ड है, अब इस ब्लैक वाले को मैं क्या मानता हूं बी, तो इनवर्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, इनवर्ड ऐसे ही जाएगा इसमें भी। ये ऊपर की ओर क्या है, एल है और ये बी है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी ऐसे करेंगे तो मेरी तरफ आ रहा है ये, तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ये F21 वेक्टर हो जाएगा। 2 1 को आप समझ सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे पर पहले के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इसमें I1 यहां पर क्या आएगा, I1 I2 आएगा, यहां पर B1 B2 कौन सा आएगा वो समझो। देखो कल आपने जो फॉर्मूला निकाला था उसमें आपने बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था और यहां पे ऐसे एक वायर रख रखी थी, ठीक है। इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा था वो ऐसे आई करंट था और एल इस वायर की लेंथ थी, समझ आई बात। तो अब देखो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो जिस वायर पर, अब फोर्स क्या है इस वायर पर लग रहा होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अब आई जो करंट होता है ये आपकी जिस वायर पर फोर्स लग रहा होता है उसमें फ्लो होने वाला करंट है, यानी इस वायर पर फोर्स लग रहा है तो इसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इस वायर पर क्या है फोर्स लग रहा है, तो इस वायर का करंट I2, और V क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, मतलब यहां पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, B1। तो F21 वेक्टर मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू I2 L वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। बस यही सबसे मेन चीज है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने 2 1 ये कैसे लिखा, तो आप इस फॉर्मूले से याद रखो, बी एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी किससे आता है, आई कौन सा लेते हैं, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर पर जिस पर फोर्स की बात कर रहे हैं उस वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है तो I2 आ जाएगा, और बी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस फील्ड में उसको प्लेस कर रखा है, तो अब यहां पर जो जिस फील्ड में इसको प्लेस कर रखा है वो B1 है, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा, ठीक है। और आप यहां पर एक चीज और देखो कि इस L और B1 के बिटवीन एंगल, L आपका ऐसे था, B1 आपका इनवर्ड था, तो एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो F21 जो यहां पर हो जाएगा वो आपके पास हेयर theta is equal to 90 degree, it means F21 is equal to I2 LB1 साइन 90 डिग्री। इसको ओपन कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ले लिया, तो F21 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, I2 LB1, और B1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ये है, तो B1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में पुट कर दो आप, ठीक है। सेकंड में पुट करोगे तो F21 जो आ जाएगा वो आपके पास देखो बच्चों क्या आएगा, I2 L है, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 और अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इससे आगे लिखूं तो इसको एडजस्ट करके लिखते हैं अपने, F21 की जो वैल्यू है यहां पर F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन सेकेंड वायर RS ड्यू टू फर्स्ट वायर PQ के कारण जो RS पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आई है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपने लिखें सिमिलरली, जो फर्स्ट वायर पर अगर मैं F12 की बात करूं, अब इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये वायर फर्स्ट आपने प्लेस कर रखी है, तो जो 2 के कारण 1 पर जो फोर्स लग रहा है,
ठीक है, ये तो क्या था, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब ये फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर है, यानी कि इस आर एस के कारण पी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो F12 है। वो भी आपके पास म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी आ जाएगा। ये वही होगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर पी क्यू ड्यू टू सेकंड वायर आर एस के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है। अब आप कहोगे कि सर इक्वल कैसे लिख दिया आपने, तो अब आप देखो कि आपको बिल्कुल इससे ये प्रोसेस आपने यहां से स्टार्ट की थी और यहां तक पहुंचे, और बिल्कुल इतनी प्रोसेस आपको फिर से करनी पड़ेगी। देखो आपको शॉर्ट में बता देता हूं, देखो B2 आ जाएगा म्यू नॉट I2 2 पाई डी, ये B2 की वैल्यू लिखोगे और यहां पर F12 लिखोगे, यानी 1 और 2 इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, F12 की वैल्यू लिखोगे तो यहां I1 और LB2 आ जाएगा, LB2 आ जाएगा, और I1 LB2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, तो वही म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे देते हैं अपने कोई नई, दो इक्वेशन तो आई गई थी, इसको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अगर अपने देखें तो अगर मैं F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी है, और अगर मैं इसको L से डिवाइड कर दूं, तो L से डिवाइड कर दूं तो यहां पर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि ये यहां पर क्या है, अपने पास इक्वेशन आ रही है, और ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये हैं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो आपके पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा मिले कि फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो आपको क्या है कि इस F21 अपॉन L की वैल्यू वहां पर गिवन है। तो ये फॉर्मूले ज्यादा काम में आते हैं, मतलब आपको इस तरीके से दोनों इक्वल दे देंगे, इस पूरे की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं कि पहचान में कैसे आएगा कि सर ये डायरेक्ट फोर्स है या यूनिट लेंथ पे फोर्स है, फोर्स है या यूनिट लेंथ पे फोर्स, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, लेकिन जो यूनिट लेंथ पे फोर्स होगा ना, उसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर होगी, क्योंकि न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर में अगर वैल्यू गिवन हो तो ये यूनिट लेंथ पे फोर्स आ जाएगा। मतलब कि इस वायर की यूनिट लेंथ, ये वायर जितना इसकी यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ पे फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स ये वाली वायर इसके 1 मीटर लेंथ पर लगा रही है। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा रूल प्रूव हो रहा है यहां पर, न्यूटन्स, कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पर प्रूव हो रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, वो लॉ कहता है कि अगर अपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब डायरेक्शन निकालने तो भूल ही गए यहां पर, तो डायरेक्शन निकालते हैं अपने। देखो ये L की डायरेक्शन फर्स्ट वायर के लिए और ये B की डायरेक्शन, इसमें आउटवर्ड आ रहा है ना, तो आउटवर्ड, तो L क्रॉस B, L क्रॉस B यानी इस साइड आ रही है, इनवर्ड आ रही है, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन आ रही है F12 वेक्टर। तो आप देखो F21 और F12 एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे प्रूव हो रहा है, मतलब कि एक वायर दूसरी वायर पर जितना फोर्स लगा रही है, दूसरी वायर पहली वायर पर भी उतना ही फोर्स लगा रही है। इन तीनों फॉर्मूले से प्रूव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसको अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, फिर इससे आगे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, और वो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, जो आपने 11th क्लास में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब वो डेफिनेशन बनी कैसे है वो अपने पढ़ना इसमें आगे स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर कोई भी रूल लगा लो आप, अगर मान लो आप जैसे राइट हैंड पाम रूल था, ठीक है, किसके लिए, आपके पास जो अगर मान लो वायर है तो उस पर लगने वाले फोर्स को राइट हैंड पाम रूल कैसे बताता है कि अपने इसको कहां पर रखें, जो फिंगर्स है राइट हैंड की उसको बी की डायरेक्शन में रखें,
थंब क्या हो, आपका आई की डायरेक्शन में हो या एल की डायरेक्शन में हो, तो जो आपकी जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। तो यहां पर अगर इस वायर के लिए मैं लगाऊं इसको, तो ऐसे लगेगा, यहां इनवर्ड है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड आपका बी की डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ क्या होगी, I2 की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स इस पे इस साइड लगेगा, तो ये देखो इस साइड लग रहा है। ठीक है। अब अगर इस पर बात करूं तो इस पर ऐसे हो जाएगा, क्या सॉरी, इस पर क्या हो जाएगा, आपके पास इस वाली वायर पर जो ये है, हाँ इस पर आपके पास बी की डायरेक्शन ये वाली है, अब बी की डायरेक्शन ये वाली है, मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, बी की इधर बाहर है, अब आउटवर्ड है, और ये आई की है, तो यहां पर ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। लेफ्ट हैंड रूल लगाना चाहो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी यहां पर अप्लाई होता है। कैसे होगा, ये बी को बताती होती है, ये वाली फिंगर फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर आई, और ये फोर्स को, तो यहां पर ऐसे लगेगा ये वाला। ठीक है, ये बी हो गया, ये ऊपर की तरफ आई हो गया, तो फोर्स इस साइड लग रहा है। तो जैसा मर्जी लगा लो, चारों कंडीशन में आप कोई भी रूल लगा के फोर्स निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा इतना। अब अपने करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखो बच्चों 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपने पढ़ने जा रहे हैं। क्या है आपको पता है, वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, यानी दो करंट कैरिंग वायर्स हो तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू, इसको जनरल फॉर्मूला F अपॉन L ले लिया आपने, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो अब जब भी अपने को डेफिनेशन बनानी होती है तो अपने क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज को यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। तो इफ लेट जो यहां पर I1 I2 है, इसको 1 एम्पियर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डी आपके पास 1 मीटर है, और म्यू नॉट आपके पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, या न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, कुछ भी लिख लो इसकी यूनिट ये है, और ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आप तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाने वाले थे, लेकिन आपने वैल्यू तो 1 एम्पियर रख दी यहाँ पर। तो एक मिनट आप देखो तो सही, तो F अपॉन L की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1 इंटू 1, और अपॉन में 2 पाई इंटू में 1, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल 2, तो F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखो, डेफिनेशन अब आराम से सुन लो आप, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर अपने पास, पहले मैं हिंदी में इसको बताता हूं, इंग्लिश इसका बाद में बता दूंगा, मतलब बताऊंगा वैसे इंग्लिश में, वर्डिंग इंग्लिश में होगी, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि अगर अपने पास दो वायर्स, इफ टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल वायर्स हैं, और उनको अपने वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, और हर एक वायर की जो यूनिट लेंथ है उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, तो उस दोनों वायर्स में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, 1 एम्पियर। यही आपने प्रीवियस ईयर डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इफ टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर या यूनिट मीटर, यानी यूनिट डिस्टेंस, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर इज 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, देन द करंट फ्लो इन ईच वायर इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि दोबारा समझ लो भाई, अगर आपने वैक्यूम में दो वायर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उसको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, कहां पर, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम वाली वैल्यू ले रहे हो, और उस वायर में हर एक वायर की जो यूनिट लेंथ है उस पर जो फोर्स है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर अप्लाई हो रहा है, तो उन वायर्स में जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, या उस करंट को अपने 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक है, अब आपकी बुक में देख लो ये कैसे इसको सही तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, सही डेफिनेशन इसकी बुक में, या मैं आपको वैसे नोट से बता देता हूं, चलो
So 1 ampere current is the current which can produce 2 into 10 की power minus 7 Newton force per meter between two parallel wires situated in vacuum 1 meter apart. ठीक है, सही है। अब अगर आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है 1 एम्पियर इज द करंट मेंटेन्ड इन टू पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम और एयर इफ इट एक्सर्ट्स ए फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू द 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर द करंट इन ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर। तो आप जिस मर्जी तरीके से, आप खुद अपने तरीके से लिखो, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के लिखो यहां से। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप 11वीं क्लास की बुक उठा के देखना आज, उसमें इसकी डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लो आप एक बार। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही टॉपिक था अपना, और अब नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज का टॉपिक हो सकता है कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं इतना। बस थोड़ा सा क्या है, आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे डायरेक्शन निकालने वाले, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी आपको 4 बार डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स वाले रूल आप खास करके याद कर लो, बाकी आपको रूल तो सारी याद होने चाहिए। तो इस टॉपिक को भी आप 2-3 बार करके 2-3 बार देख लो, रफ कॉपी में करके देख लो, वीडियो देख लो, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी यानी कि एनर्जी से इसको करवाया है भी आपको समझ में आ जाए। अब समझना आपके बस की बात है, इसको बार बार आप ट्राई अगेन करके समझो, और ये 1 एम्पीयर की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स होती हैं उसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पर फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी तो मोशन ही हो रही है, चार्ज की मोशन हो रही है, यही है, चार्ज की मोशन हो रही है, उसके कारण फोर्स लग रहा है चार्ज की मोशन के कारण। तो हर जगह ये रूल अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं ये। ठीक है, समझ आई बात। तो आज बच्चों इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।